वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीषा योर बायो टीचर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, जो है कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, इसी टॉपिक को समझाने के लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट आए। एक तो डेविड टिलमैन था और एक था इसमें आपका पॉल। उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग कंसेप्ट्स दिए हैं, अपनी अलग अलग बातों और एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए डाइवर्सिटी स्पीसीज़ में होना, स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी होना किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में कॉमनली जान लेते हैं, पढ़ने वाले क्या हैं हम इस टॉपिक में। The importance of species diversity to the ecosystem। ठीक है, मेन चीज़ जो हम इस पूरे टॉपिक में समझेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी इकोसिस्टम में स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी, आप अच्छे से जानते हो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी का मतलब, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक एरिया है और इसमें स्पीसीज़ हैं A, B, C, D, E और F। हमारे पास एक और दूसरा एरिया है और उसमें जो है स्पीसीज़ हैं A, B, A। आप अगर दोनों को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि नंबर जो है वो नीचे वाले बॉक्स X में ज़्यादा है, इस बॉक्स में नंबर ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें नंबर जो है स्पीसीज़ का। ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। डाइवर्सिटी किस में ज़्यादा होनी चाहिए, इस वाले में या इसमें? डाइवर्सिटी इस फर्स्ट बॉक्स में ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? स्पीसीज़ डाइवर्सिटी का मतलब स्पीसीज़ की संख्या नहीं होती है। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी का मतलब होता है उनके अलग अलग टाइप, वेरिएशन, वैरायटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम अर्थ का फंक्शनल यूनिट होता है। इकोसिस्टम में लिविंग्स और नॉन लिविंग्स आपस में इंटरेक्ट करके रहते हैं। जैसे एक पॉन्ड है, तालाब, तालाब भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें क्या आपने देखा, उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और वो सेल्फ रेगुलेटेड है। उसको बाहर से सनलाइट के अलावा किसी चीज़ की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी का होना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा, दो चीज़ें ढंग से समझ लेना, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी क्या है और इकोसिस्टम क्या है पहले, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी का मतलब स्पीसीज़ की संख्या से नहीं है किसी एरिया में, इसका मतलब है उस एरिया में कितने तरह की वैरायटी हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की और लिविंग बींग्स की, बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा एरिया, कहीं का भी, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, जिसमें आपस में लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में इंटरेक्शन है। ठीक है, लिविंग्स का लिविंग्स के साथ भी है, दूसरे लिविंग्स के साथ, और लिविंग्स का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी है। ठीक है, अच्छा, डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? यस, किसी भी इकोसिस्टम में स्पीसीज़ का नंबर जो है वो भी मैटर करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता जितना स्पीसीज़ डाइवर्सिटी करती है। ठीक है बेटा, नंबर कोई ज़्यादा खास मैटर नहीं करता है, मैं आपको सही बताऊँ तो। अब मान लो किसी एरिया में 50 हाथी हैं, एक आधा मर भी गया तो कौन सा फ़र्क पड़ रहा है? 2 मर गए, 3 मर गए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि जो बाकी बचे हुए हैं वो रिप्रोडक्शन से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी एरिया में स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, रोल प्ले करती है अपना। तो डज अ नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम? येस, बट इट इज़ नॉट एज मच एज स्पीसीज डाइवर्सिटी अफेक्ट द इकोसिस्टम। ठीक है, This question for which ecologists have not been able to give a definite answer। इसके बारे में हमारे पास कोई बहुत अच्छा
बहुत प्रॉपर आंसर बहुत टाइम से नहीं है। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीसीज, लेकिन देखो बेटा इस चीज़ का आंसर हमारे पास नहीं है बहुत सटीक तरीके से, ना कोई एग्जाम्पल है कि किसी इकोसिस्टम में अगर संख्या ज़्यादा है, स्पीसीज़ की संख्या, डाइवर्सिटी नहीं नंबर, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके फंक्शनिंग पे। लेकिन इकोलॉजिस्ट ने ये ज़रूर जो है देखा है कि अगर कम्युनिटी में मोर स्पीसीज़ हैं जनरली टेंड टू मोर स्टेबल, वो स्टेबल ज़्यादा होती है, जबकि उसके कि भाई जिसमें स्पीसीज़ कम है। ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। किसी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर जो है उस एरिया में, उस इकोसिस्टम में स्पीसीज़ का नंबर कितना है, संख्या कितनी है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि एरिया में अगर एक एरिया है और उसमें स्पीसीज़ का नंबर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर कम है तो वो कम स्टेबल होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम इसको। What exactly is stability for biological community? एक कम्युनिटी के लिए स्पीसीज जो है ये स्टेबिलिटी, जो इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उस इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, ठीक है। और उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो ईयर टू ईयर मेंटेन रहती है, ठीक है। ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी। और व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, एक और नया टर्म आ गया प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है बेटा उसमें जो है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बायोमास कितना बढ़ रहा है उसमें पर ईयर, ईयर टू ईयर की बात हो रही है, तो एनुअली प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। कितना बायोमास, बायोमास मतलब कितना नंबर बढ़ रहा है स्पीसीज़ का वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या है, अगर एक चीज़ ज़रूर है कि स्पीसीज़ डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी एरिया में, प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी एरिया में 2 लाख प्लांट हैं तो उन प्लांट्स पर डिपेंड एनिमल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, प्लांट्स और भी ज़्यादा न्यू प्लांट्स उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो सीधी सी बात है कि किसी एरिया में जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ होंगी उनकी प्रोडक्टिविटी भी हर साल उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब एक छोटे सा एग्जांपल से वैसे समझ लेते हैं। मान लो कोई फैमिली है, उस फैमिली में एक ही बच्चा है, अगर उसकी शादी करते हैं और वो भी एक ही बच्चा प्रोड्यूस करता है, बनाता है, करता है, तो अब पॉपुलेशन का जो नंबर है वो घटेगा, ठीक है। पहले जो उनके एंसेस्टर्स हैं, मान लो उनके किसी के 4 ऑफस्प्रिंग हैं, किसी के 5 हैं, और अब आगे जो जनरेशन आ रही है वो एक पे जो है रह गई है बस, तो नंबर क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आपके आगे आने वाले ईयर्स में जो फैमिली का साइज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मेंबर ही कम हैं तो आगे आने वाले मेंबर भी कम ही होंगे। आ रही बात समझ में। एक तरीके से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट टू रियलिस्टिक टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। बेटा ध्यान से सुन लेना बातों को, 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये आ गया कि स्पीसीज़ अगर ज़्यादा हैं संख्या में तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हर साल, ठीक है। दूसरा ये आ गया, इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट और रील साइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक इकोसिस्टम, ठीक है। और इस इकोसिस्टम में, हम इस इकोसिस्टम में जो स्पीसीज़ हैं उनको ऐसे स्प्रिंग की तरह मान के चलते हैं, ऐसे करके यूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स लगा दिया, इस बॉक्स को आप थोड़ा खींचोगे तो क्या होगा कि खींचने के बाद, खींचा आपने, इसको खींचने के बाद आपने छोड़ दोगे आप इसको, हो सकता है जब आप इसको खींचो तो इसका साइज़ वो थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन जब आप इस बॉक्स को छोड़ोगे तो ये दोबारा से उसी शेप में आ जाएगी स्पीसीज़ जैसे पहले थी, ठीक है। तो यहीं से हमें दूसरे पॉइंट का पता चलेगा, समझेंगे हम दूसरे पॉइंट को, क्या कि अगर किसी इकोसिस्टम में थोड़ा बहुत मैन मेड या नेचुरल डिस्टर्बेंस वेरिएशन होता है तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो नेग्लिजिबल है वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नई स्पीसीज़ नहीं बनेंगी, वेरिएशंस नहीं आएंगी ज़्यादा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपने इस स्प्रिंग को बहुत ही ज़्यादा खींच दिया तो आप देखोगे कि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी,
ठीक है, ऐसे ही हम समझ सकते हैं। हम इस स्प्रिंग को इकोसिस्टम मान लेते हैं कि इकोसिस्टम में आया हुआ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या थोड़ा सा बदलाव स्पीसीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है इस तरीके से तो वो हमारे उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी को इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि अगर किसी इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, नंबर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली हर साल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट। अगर थोड़ा सा ओकेजनल डिस्टर्बेंस है, चाहे वो मैन मेड है या वो नेचुरल है, तो वो स्पीसीज की डाइवर्सिटी पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालता। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? ये है आपका, इट मस्ट ऑल्सो बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। अगर एलियन स्पीसीज कोई आती भी है हमारे इकोसिस्टम में, एलियन स्पीसीज कौन सी होती हैं? जो बाहर से आती हैं। जैसे इंडिया के अंदर पार्थीनियम आया, बाहर से आया, दूसरी कंट्री से आया पार्थीनियम कैरेट ग्रास, ठीक है, आती भी है तो बहुत ज़्यादा कोई ख़ास डिस्टर्बेंस हमारी कम्युनिटी पे नहीं छोड़ दिया वो, ठीक है। अब यही बातें डेविड टिलमैन ने कही हैं, लेकिन थोड़ी सी भाषा घुमा दी, सिर्फ ये 3 ही पॉइंट कहे हैं उसने भी, ठीक है। वी डू नॉट नो हाउ these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman long-term ecosystem experiment using outdoor plot provides some tentative answers। हमें नहीं पता, क्या नहीं पता हमें? हमें नहीं पता कि स्पीसीज़ की रिचनेस किसी कम्युनिटी के लिए कैसे जुड़ी हुई है, लेकिन डेविड टिलमैन जो एक साइंटिस्ट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड टिलमैन ने लंबे समय से इकोसिस्टम पर एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग जगहों पर जाकर। उसने देखा कि आंसर जो हमने अभी पढ़े हैं ना 3 पॉइंट्स, ये सेम थे, ये सेम मिलते हैं, ठीक है। टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट विद मोर स्पीसीज, प्लॉट मतलब एरिया, एक तरीके से एरिया अगर ज़्यादा स्पीसीज रखे हुए है तो वो ईयर टू ईयर ज़्यादा वेरिएशन, देखो बेटा बातें वही हैं सेम टू सेम जो हमने पढ़ी हैं। टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट विद मोर स्पीसीज, किसी प्लॉट में एरिया में अगर बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं, शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, ठीक है। ईयर टू ईयर वेरिएशन मतलब बदलाव कम आती है, यही तो हमारा सेकंड पॉइंट था ये रहा कि वेरिएशंस जो हैं वो कम आती हैं तो वो पूरे हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अगर क्या क्या बोला डेविड टिलमैन ने? पहला पॉइंट क्या बोला? उसने कहा कि किसी एरिया में अगर ज़्यादा स्पीसीज़ हैं तो उनके अंदर हर साल अगर हम देखें, ईयर टू ईयर मतलब एनुअल अगर हम देखें, इस साल देखा, अगले साल देखा, फिर अगले साल, इस तरीके से, तो वेरिएशंस बहुत कम आती हैं। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा, इंक्रीज डाइवर्सिटी, अगर आप किसी एरिया में स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी बढ़ा रहे हो, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है, तो उस एरिया में प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। पहला पॉइंट हमने यही तो पढ़ा था कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich diversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the survival of human race also। हमें नहीं पता, हम नहीं ढंग से अभी तक समझ पाए हैं कि species richness का हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या बेनिफिट है। बार बार वही पॉइंट आ रहा है, रिपीट हो गए, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर स्पीसीज रिचनेस जितनी ज़्यादा रहेगी, डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, हम उतने ही अच्छे तरह स्टेबल कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स इस प्लेनेट पे, ठीक है बेटा। एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस ऑन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस इफ अ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट? लगातार धीरे धीरे जो ये स्पीसीज घट रही हैं अर्थ पे, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये हमारे लिए एक अलार्मिंग पेस है। ये हमें चेता रहा है, ये हमें बता रहा है कि आगे आपका एक्सटिंक्शन भी होगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्या कि ये जो स्पीसीज़ घट रही हैं, क्या ये हमारे लिए रियली में कोई मैटर करती हैं? डज इट रियली मैटर टू अस इफ़ अ फ्यू, अगर थोड़ी बहुत स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो क्या ये हमारे लिए कोई मैटर है समझने का, पढ़ने का या जागने का? Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? देखो वेस्टर्न घाट का जो इकोसिस्टम है वो बी लेस फंक्शनल, क्या वो कम काम करना शुरू कर देगा वो इकोसिस्टम? वेस्टर्न घाट एक बहुत बड़ी जगह है, वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम बहुत बड़े एरिया में है, क्या एक फ्रॉग के ख़त्म होने से वो ख़त्म हो जाएगा?
क्वेश्चन का आंसर मैं अभी करूँगी थोड़ी देर में। हाउ इज़ आर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ़ आई से इंस्टीड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। क्या हमारी क्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा इकोसिस्टम की पे अगर 20,000 की जगह सिर्फ 15,000 ही आंट्स रह जाएं अर्थ पे? तो बेटा देखो, हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक एनालॉगी है। एनालॉगी और एग्जाम्पल में क्या फ़र्क है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन या एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज रिचनेस टू द इकोसिस्टम बाय एन एनालॉगी। तो एनालॉगी क्या होता है बेटा? एनालॉगी एग्जाम्पल ही होते हैं। हाइपोथेसिस में और एनालॉगी में बहुत फ़र्क होता है। एनालॉगी में हम किसी चीज़ को मतलब सही तरीके से समझ पाते हैं, सही तरीके से। जैसे देखो इसमें क्या है, ये जो पॉल एनरिच है ना आपका, इसने एनालॉगी ही दी थी। इसका नाम था राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, एनालॉगी का नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसने क्या किया, देखो मैं एक प्लेन बना रही हूँ बहुत ही सुंदर, ये मैंने एक प्लेन बना दिया। ठीक है बेटा, प्लेन समझ लेना इसको, ये प्लेन है। ओके, अब इसमें यहाँ पे जॉइंट्स लगे हुए हैं, ये रहे जो बाकी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ये लगे। यहाँ पे मेन जॉइंट्स भी हैं जो इन विंग्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने एक एरोप्लेन बना लिया। अब ये जो मैंने जॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं ना, इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? हम रिवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवेट। ठीक है, यहाँ पे पॉपर का क्या मतलब? उखाड़ के फेंक देना इनको। ठीक है, अब हम इन रिवेट्स को स्पीसीज मान के चल रहे हैं, हम इस पूरे प्लेन को इकोसिस्टम मान रहे हैं, और जो इसमें ये रिवेट्स लगे हुए हैं, जो जॉइंट्स ये लगे हुए हैं, हम इन्हें मान रहे हैं स्पीसीज इकोसिस्टम की। अब आप देखो, आपने ये स्पीसीज हटा दी, ठीक है, आपने ये स्पीसीज हटा दी यहाँ से, इकोसिस्टम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, तब भी उसमें वो कर सकता है स्टेबल। दूसरा, आपने ये वाली स्पीसीज हटा दी, ये स्पीसीज ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई। ऑब्वियसली अगर कुछ स्पीसीज 3-4 ख़त्म होती हैं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इकोसिस्टम पे, इकोसिस्टम फिर भी रन कर सकता है, स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर आपने ये जो मेन है, जो इन विंग्स को जोड़े हुए हैं, अगर आपने ये स्पीसीज़ ख़त्म कर दी, एक्सटिंक्ट हो गई, अगर ये स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, तो क्या इस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहेगी? बताओ मुझे, नहीं। ठीक है, ये जो स्पीसीज़ है ना, जो मेन है, जिनका मेन काम है, जो बाकी सारी स्पीसीज़ को जोड़े हुए है, इन्हें बोलते हैं की स्पीसीज़। ठीक है, तो अगर की स्पीसीज़ डैमेज होती हैं, ख़त्म होती हैं, की स्पीसीज़ एक, मान लो एक की स्पीसीज़ ख़त्म हो गई, वो पूरे इकोसिस्टम को ले डूबेगी। ठीक है, तो बेटा हमने क्या जाना, अब एक और मैं अपनी एनालॉगी बता देती हूँ आपको। एक ये तो पॉल एनरिच की थी, एक हम भी बना लेते हैं छोटी सी। आपने साइकिल के पहिए देखे हैं ना, ये साइकिल का पहिया है। ठीक है, इसमें अंदर रिम होती है, रिम इस तरीके से, और इसके साथ जो ये साइकिल की जो ये स्टिक्स होती हैं, तिल्ली बोलते हैं इनको, ये जुड़ी हुई होती हैं इस तरीके से। एक निकाल दो, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टेबल रहेगी साइकिल हमारी। 2 निकाल दो, नहीं पड़ेगा। 3 निकाल दो, नहीं पड़ेगा। सारी निकाल दी तो फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली भाई, इकोसिस्टम बिल्कुल डैमेज। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम इसकी मेन रिम की। देखो ये जो स्टिक है ना, ये वाली, ये एक तो यहाँ से कनेक्ट है और एक ये यहाँ से कनेक्ट है मेन रिम के साथ। अगर आपने ये मेन रिम निकाल दी, एक है ये खाली, इसको निकाल दिया, तो सारा का सारा इकोसिस्टम ख़त्म। हम साइकिल के पहिए को इकोसिस्टम मान के चल रहे हैं। तो ये जो रिम है ना भाई, ये है बेटा आपकी की स्टोन स्पीसीज। डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ही है आपकी रेविट पॉपर हाइपोथेसिस। आज मैं सिर्फ इतना ही कराऊंगी आपको, कल हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।